हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के कंप्लीट टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ आज फॉर योर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और गाइस प्लीज़ यार, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तुम सब करोगे तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी बहुत सारी वीडियोस तुम सबके लिए लेकर आऊँगी। एंड वन मोर थिंग, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लाने वाली हूँ आप सबके लिए, ताकि आपकी केमिस्ट्री जो है ना यार, फील आनी चाहिए केमिस्ट्री कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और एक्सपेरिमेंट्स के साथ वीडियोस लाने वाली हूँ और कमाल के एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ। तो बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, मुझे मोटिवेशन मिलनी चाहिए यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहली चीज़, केमिकल काइनेटिक्स टर्म को समझ लो। ठीक है, तो हम बाकी चीज़ें तो पढ़ते रहेंगे यार, लेकिन समझना ज़रूरी है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल मतलब केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड्स, है ना, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, सो मेनी थिंग्स। या एज वेल एज अगर मैं काइनेटिक्स की बात करती हूँ तो काइनेटिक्स क्या बताता है हमें, रिएक्शन का टाइम। जैसे कि कोई भी रिएक्शन है कितनी देर में हो सकता है, कितना टाइम लगता है उस रिएक्शन को होने में, तो ये हमें सिखाता है काइनेटिक्स। ठीक है, और ये हमें, जैसे मैं बोलूँ कोई रिएक्शन बहुत जल्दी हो जा रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, देखते ही पलक झपकते ही रिएक्शन हो गया, एकदम फटाफट रिएक्शन हो गया। और कोई रिएक्शन एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से हो रहा है। क्या तुम उसके टाइम इंटरवल को नोटिस करके बता सकते हो कि यार ये जो पाथ है ना, इसने ज़रूर कोई लंबा पाथ यूज़ किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर से स्कूल जाना है, घर से कॉलेज जाना है, ठीक है। तो घर से अगर मुझे कॉलेज जाना है तो मुझे पता है मेरे पास दो तरीके हैं, है ना। या तो मैं बाय रोड ट्रैवल करूँ, कैब बुक कर लूँ और कैब से जाऊँ। एंड आई नो दैट कि सुबह मॉर्निंग में बहुत ट्रैफिक होता है, तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है वहाँ से जाने में। दैट मीन्स मैं अपना मैकेनिज्म बता रही हूँ कि मैं कैब से जा रही हूँ। एग्जैक्टली। दूसरा तरीका क्या है कि मैं मेट्रो से चली जाऊँ। मुझे पता है मेट्रो में मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा और मैं फटाफट जो टाइम इंटरवल मैं 1 आवर में चूज कर लूँगी मेट्रो के थ्रू, वही टाइम मुझे 2 घंटे लग जाएंगे यार। हो सकता है 2.5 घंटे लग जाए, हो सकता है 3 भी लग जाए, क्योंकि सुबह तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं, ऑफिस में जा रहे होते हैं, लोग जॉब कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है कि नहीं। तो आपका जो काइनेटिक्स है, कितना टाइम किसी रिएक्शन को लगता है फॉर कॉम्प्लीशन, उसके अकॉर्डिंग ये आपको मैकेनिज्म भी बताता है। ओके, अब हम ये दो चीज़ें, ये आपका काइनेटिक्स डील करता है। क्या डील करता है? दैट डिटरमाइंस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है बेटा? कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, है ना, कितने टाइम में कितनी कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गई, दैट इज यस। एंड अलॉन्ग विद दैट ये हमें बताता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ये हमें बताता है यार, इसका ना कुछ लंबा पाथ रहा होगा, तो तुम सोचो तुम्हारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म है, लगाओ उसमें से कोई एक। इतना टाइम जो इसको लग रहा है तो पक्का इसका पाथ ना इसने लंबा चूज किया होगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ से शुरुआत होती है केमिकल काइनेटिक्स की। अब काइनेटिक्स कहता है कि यार बहुत सिंपल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने केमिस्ट्री में अभी 12th में, भाई अब जाके तो तुम लैब गए हो, तो लैब में तुम सब ने ना किया होगा सल्फेट का टेस्ट, किया है ना। सल्फेट का टेस्ट कैसे किया है भाई? सल्फेट का टेस्ट करने के लिए आपके कंपाउंड में सल्फेट है, उसमें आपने बेरियम क्लोराइड डाला होगा, ठीक है, बना क्या होगा? बेरियम सल्फेट। एग्जैक्टली। अब ये जो बेरियम सल्फेट होता है, ये होता है प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और इतनी जल्दी हो जाता है, इंस्टेंटली, मतलब चुटकी बजाई नहीं कि तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाता है। मैंने जब किया था अपने टाइम पे तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड, दैट इज मैजिक। कितना सुंदर खूबसूरत है यार, साइंस कितनी कमाल की चीज है कि आपने टेस्ट ट्यूब ली, सल्फेट, आपने अपना कंपाउंड डाला और फिर उसके अंदर आपने बेरियम क्लोराइड डाल दिया। सडनली, मतलब विद इन अ सेकेंड, मिली सेकेंड्स में बोलूंगी यार, ये फटाफट अपना प्रेसिपिटेट बना लेता है, फटाफट। तो तुम बताओ मुझे, क्या इतनी जल्दी जो रिएक्शन हो रहा है, तुम उसका टाइम बता सकते हो? कितना तुमने कॉन्सेंट्रेशन लिया, कितने टाइम में वो खत्म हुआ? तो क्या मैं उसका रेट बता पाऊंगी? क्या मैं बता पाऊंगी कि वो रिएक्शन को होने में कितनी देर लगी थी? नहीं यार, पलक झपकती है 1 सेकंड के अंदर, ये तो मिली सेकंड से भी कम में हो जा रहा है। कैसे पता कर सकते हैं हम? नो चांस। तो आपका काइनेटिक्स बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं ना, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, तो उनके साथ ये डील नहीं करता। कहता नहीं रे बाबा, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तुम इतनी जल्दी रिएक्शन कर रहे हो, कैसे आइडेंटिफाई करूं यार मैं? तो ये वेरी
फास्ट रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। ओके, सो व्हाट इज दैट? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल में बोले कोई तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट डज नॉट डील विथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, ये बोलता है नहीं यार मुझे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में कोई काम नहीं करना, है ना, मना कर देता है। हमने कहा ठीक है भाई, तो तुम क्या काम करोगे बताओ? इसने बोला यार मैं एक और काम नहीं करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा आपका जो आयरन है बाहर इतने लोहे की वो लगी पड़ी है इतनी, तो वहां पे रस्टिंग होती है ना, हमें पता है रस्टिंग क्या होती है यार, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो ये जो रस्टिंग होती है क्या तुम्हें दिखती है? आज तुमने देखी यार ये खूबसूरत लग रहा है, कल तुमने देखा इस पर रस्ट लग भी गई, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो रस्टिंग को होने में बहुत टाइम लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं यार, बहुत तो टाइम लग जाता है रस्टिंग को होने में, क्योंकि रस्टिंग इज अ वेरी स्लो फेनोमेना, बहुत स्लो, धीरे 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 होता है। तभी तो सोचो यार जो पेंट वगैरह होता है 10-10 साल में लोग करवाते हैं, 5-5 साल में करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? धीरे धीरे हो रहा है। और जब हमें दिखता है ना, हम इंडियंस हैं, दिख रहा है यार अब बहुत जंग लग गई है, अब काम करवाते हैं यार बहुत, अभी कैसे काम करवा ले, जंग लग गई है अब करवाएंगे, है ना। सो ये क्या मतलब हुआ कि आपको जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये भी काइनेटिक्स नहीं बताता। काइनेटिक्स बोलता है मैं इसका टाइम नहीं बता सकता यार, ये बहुत धीरे हो रहा है, मैं क्या पूरे दिन इसी को देखता रहूंगा तो मैं बाकी का काम कब करूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके वेरी स्लो रिएक्शंस को भी ये डील नहीं करता, वेरी स्लो रिएक्शंस को भी ये डील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है यार, काइनेटिक्स कमाल की चीज है, और तुम्हारे में तो बहुत कम सिलेबस आ रहा है, मेन इंपॉर्टेंट कमाल का पार्ट तो आ ही नहीं रहा। तो ऐश करो, अच्छे से सीखो, अच्छे से पढ़ाई करो और कमाल के मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। चलो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बढ़ते हैं आगे। 1 2 3 लेट्स गो। तो अब काइनेटिक्स में आता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है ना, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन को कितनी देर लग रही है कितना काम करने में, छोटा सा काम करने में। मान लेते हैं पहले हमने मान लेते हैं हमने ना 1 ग्राम शुगर ली, ठीक है, 1 ग्राम शुगर ली, ठीक है, और उसको ना पानी में डिसॉल्व करने का ट्राई किया। मैंने पानी में उसको, ग्लास में पानी लिया, ठीक है, वाटर लिया मैंने, और इसके अंदर शुगर के क्यूब्स डाल दिए और उसको डिसॉल्व करने का ट्राई किया, ठीक है। अब ठीक 1 मिनट बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं स्टर नहीं कर रही थी इसको, मैंने नॉर्मल ग्लास लिया, पानी का ग्लास लिया और उसके अंदर शुगर के क्यूब्स डाल दिए, ठीक है, और वेट कर रही थी मैं, भाई हो जाएगा, देखते हैं। अब क्या होगा, 1 मिनट बाद जब मैंने देखा तो कंप्लीट शुगर डिसॉल्व तो नहीं हुई थी, बट आई कैन सी क्लियरली कि देयर इज अ चेंज, है ना कुछ पार्ट जो है शुगर का वो तो अंदर चला ही गया था। सो व्हाट डज इट मीन? रेट ऑफ रिएक्शन हुआ क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब 1 ग्राम में से मान लेते हैं मेरे पास 0.5 जो ग्राम था वो शुगर चली गई थी, मतलब डिसॉल्व हो गई पानी के अंदर, है ना। तो 1 में से 0.5 ग्राम डिसॉल्व हो गई, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 1 में से 0.5 ग्राम डिसॉल्व हो गई, कितने टाइम में? 1 मिनट के अंदर। सो व्हाट डज इट मीन? दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को कितनी देर लगी? अब ऐसा तो नहीं है बेटा मैं 1 ग्राम को डाल के देखूंगी, स्टर करती रहूंगी और फिर मैं उसके टाइम का वेट करूंगी। नहीं, मुझे आइडिया लगना चाहिए। मान लो मुझे पूरा कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर, उसके अंदर शुगर को डिसॉल्व करना है ना। अगर मुझे आइडिया लग गया कि इतना कॉन्सेंट्रेशन टाइम अगर मैं चेंज लूं और इतना टाइम लूं तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग मुझे रेट इतना मिलता है, मतलब इतना जो टाइम और इतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मुझे ये समझ में आ जाएगा यार इतना टाइम लगेगा इतनी चीज को डिसॉल्व करने में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मैथमेटिक्स यूज करके बड़ी बड़ी चीजों को भी तो आसानी से कर सकती हूँ ना। अब सिंपल सी बात है, मुझे शुगर को डिसॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं बोलूंगी यार टेम्परेचर को बढ़ाओ, हीट करो, बॉईल करो उसको थोड़ा पानी को, फटाफट डिसॉल्व होगी। एग्जैक्टली ना। तो आपको बेसिकली अपना रेट बढ़ाने की कोशिश करती रहना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको पता तो होना चाहिए कि रेट आ क्या रहा है। ओके, सो रेट बेसिकली होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना बना, रिएक्टेंट कितना खत्म हुआ, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कितने टाइम में हुआ यार, ये भी तो पता होना चाहिए ना, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो बेसिकली रेट होता क्या है, रिएक्शन का रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम। ओके, चलो अब जरा एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक सिंपल केमिकल इक्वेशन को लेते हैं और ट्राई करते हैं कि एक्चुअली निकालते कैसे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके, चलो इरेज करिए बेटा, 1 2 3 4, चलो। ओके, चलो अब देखो, मान लेते हैं मैंने कोई रिएक्शन लिखा AA, ओके, AA भी छोड़ो यार, कमाल का लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव राइज टू अमोनिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो अगर मैं लिखूं एवरेज रेट या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन दैट नाइट्रोजन। अब मैं एवरेज रेट की बात कर रही हूं तो मैं डेल्टा यूज करूंगी। अगर मैं बोलूंगी बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है सो आई टेक डी, ओके, और मैं बताऊंगी कहाँ यूज करना है। सो यहां मैं यूज करने वाली हूं डेल्टा नाइट्रोजन, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज आ रहा है नाइट्रोजन में, कितना चेंज आया कितने टाइम में, ये हुआ आपका एवरेज रेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, स्मॉल चेंज। अब दिस यहाँ पे एक और चीज यूज करूंगी मैं, माइनस। अब मैंने माइनस क्यों लगाया बेटा, सिंपल सी चीज है, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन है वो रिएक्शन से जा रहा है, तो जो चीज जा रही है उसके लिए तो नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो चीज तो खत्म हो रही है मेरे रिएक्शन में से। ठीक है, दूसरा यही चीज हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, अगर ये 1 मोल है तो इस हाइड्रोजन को भी 1 मोल होना चाहिए था यार, लेकिन अब तो है नहीं ये 1 मोल। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टीशियोमेट्री जो है, अगर इसकी स्टीशियोमेट्री 3 है सो विल टेक इट एज अ 1/3। ओके, क्यों करेंगे बेटा हम ऐसा, क्योंकि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम 1 मोल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, 1 मोल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो 1 मोल है ही नहीं, सो विल हैव टू टेक लाइक दैट वे। सो व्हाट वी गोना डू, हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका 1/3। ओके, हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है, whenever you are writing the average rate of reaction, आप ये जो इसकी स्टीशियोमेट्री है उसको इन्वर्स करके लिखते हो। मान लो यहाँ पे 1/3 लिखा होता, सो आप उसको थ्राइस करते। ठीक है, अब उसको उल्टा करते, क्योंकि आप स्टीशियोमेट्री 1 मान के चलते हो, लेकिन यहाँ पे 1 है नहीं, सो विल हैव टू टेक इनवर्स ऑफ दैट। ओके, कि हम मिनिमम अमाउंट लेना चाहते हैं, हमें पता करना है ना रेट कितना आएगा, तो हम मिनिमम अमाउंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 1/3, फिर से डेल्टा H2 by डेल्टा T माइनस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लिखूंगी मैं, इक्वल्स टू, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे ये तो 2 का 1/2 हो गया मान लिया, और NH3 का डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T ये भी मान लिया, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन बिल्कुल नहीं आएगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट तो बनता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, सो दैट विल बी कंप्लीटली पॉजिटिव। ओके, और जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज करेंगे। क्या इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आई है? ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे, क्योंकि इस चैप्टर में से बेसिकली क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, तो चलो इसे नोट डाउन करो बेटा, 1 2 3, और यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप ट्राई करना खुद से। ठीक है, और अगर नहीं होता तो मुझे बताना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2HI है, डिकॉम्पोजिशन हो रहा है I2 में और H2 में। ठीक है, इसका अपने आप एवरेज रेट निकालना। ठीक है, अपने आप आपको एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, इसका अपने आप ट्राई करना, नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, 1 2 3, लेट्स गो। अब देखो, मान लो मैं ये सेम ही रिएक्शन ले रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज को लेके। ठीक है, तो मैं ये सेम रिएक्शन ले रही हूँ, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ओके, अब मान लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है ना, इनिशियल इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, इनिशियल नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, इनिशियल नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी थी 1.36। ओके, मान लेते हैं मोल पर लीटर।
यस, कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर, मोलारिटी की टर्म्स में होती है। और फाइनल मतलब कितने टाइम में हम फाइनल देख रहे हैं उसका, ठीक है, हम टाइम में देख रहे हैं। सो ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि योर इनिशियल नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन लाइक दैट वे, ओके, एंड आफ्टर 60 मिनट्स और आफ्टर 60 सेकेंड, 1 मिनट के बाद, आफ्टर 1 मिनट योर फाइनल नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमने 1 मिनट के चेंज के बाद देखा कि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी हो गई। तो रेट कैसे आएगा? बहुत आसान है, देखो फाइनल नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, ये 1.360 थी, तो बेटा कमी होगी, है ना। मान लेते हैं हमारे पास कितनी हो गई, 0.36 या 1 ले लो, 1 मोल पर लीटर, ठीक है, ओके, कम हो गई। अब टाइम क्या था, हमें टाइम दिया था इसने 1 मिनट, सो विल हैव टू मेक श्योर कि हम टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करें। और अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है कि भाई आपको रेट निकालना है, मिनट में भी निकालना है, सेकेंड्स में भी निकालना है, तो आप दोनों तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिनट्स में निकाल रही हूँ, सेकेंड्स में निकाल रही हूँ, 60 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज रेट, तो पहले मैं क्या लिखूंगी, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा T, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे माइनस नाइट्रोजन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मैंने लिखा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सो T2 माइनस T1। अब इसने ऑलरेडी मुझे चेंज दे रखा है बेटा कि इतने टाइम में ये खत्म हो गया। अब जब आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हो कभी भी, तो टाइम क्या होता है, 0 ना, क्योंकि वहां पे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, मैं अभी रिएक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस टाइम को तो मैं 0 ही मानूंगी, है कि नहीं। जो चेंज आएगा जब वो खत्म हुआ, तो वो जो टाइम है वो एक्चुअली बताएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज आया, एग्जैक्टली ना। मैं घर से जा रही हूँ, कॉलेज में जा रही हूँ, घर से कॉलेज में, मैं बोलती हूँ मुझे घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना यार कि जब मैं घर से निकली तो घर से निकली का टाइम तो 0 ही था ना, जब मैं वहां पहुंची तो 60 कंप्लीट सेकेंड्स हो गए थे, 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए थे, सो दैट मीन्स 60 सेकेंड्स, क्या बोल रही हूँ मैं अभी, 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो वो 1 आवर मिल गया मुझे, ओके। तो वो जो फाइनल टाइम है वही आपको कंसीडर करना है, तो आप ये लिखो ना लिखो चलेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल डेल्टा डी लिख देती हूँ, ओके। यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1, आगे माइनस, भूलना नहीं है माइनस को, माइनस 1.36 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है बेटा, 60 सेकेंड्स, इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.36, पॉजिटिव हो गया बेटा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस, प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 60, ओके। तो ये कितना हो गया, अगर हम लिखेंगे तो 0.036 हो जाएगा, और 6 6 36, 0.06, ठीक है। आंसर मेरा आया 0.06। अब मुझे आप ये बताओ कि आपकी जो रेट है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी। ट्राई करो खुद से, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि अभी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, ओके। चलो इसे नोट डाउन करो, 1 2 3। अब मैं आपको यूनिट बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो, अब है मेरे पास यूनिट, कैसे निकाले भाई, देखो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यस। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, ओके। यहाँ पे टाइम की क्या यूनिट होती है, सेकेंड्स। तो ओवरऑल आपके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सिंपल। सो एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिख रही हूँ बेटा, समझ जाना, आपको समझना है हर बार। सो एसआई यूनिट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, इज नथिंग बट द मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, नोट इट डाउन, कम ऑन गाइस, लिख लो इसे फटाफट। Okay, let's move to the next. एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको, क्लियर कर देती हूँ। मान लो मेरे पास रिएक्शन है, यही वाला लेते हैं, नाइट्रोजन with 3 हाइड्रोजन गिव राइज टू 2 अमोनिया, ठीक है। अब हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में
क्या निकाला था? रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था, ROR निकाला था। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि ROR इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेम होता है कि नहीं? तो ROR मेरा कितना आया था? 0.06 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या ये आया था बेटा? एग्जैक्टली। अब आपको बोला जाए, क्वेश्चन बोलता है आपको कि भाई मुझे चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मुझे क्या चाहिए? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये कहता है मुझे रिएक्शन कि भाई मुझे हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस चाहिए। डिसअपियरेंस का क्या मतलब होता है? कि हाइड्रोजन कितना खत्म हुआ रिएक्शन में, मुझे बताओ। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्टीशियोमेट्री के साथ आता है, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रही हूं, किसी पर्टिकुलर चीज की, ठीक है, तो वहां पे आप स्टीशियोमेट्री को काउंट नहीं करोगे। मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रही हूं। इसका मतलब मैं जानना चाहती हूं कि मेरा 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल, सिर्फ 1 मोल, डिसअपियरेंस मतलब सिर्फ 1 मोल मैं बात कर रही हूं, मैं कोई स्टीशियोमेट्री की बात नहीं कर रही। तो 1 मोल आपका जो हाइड्रोजन था वो कितनी देर में कितना खत्म हुआ, वो रेट आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगी क्या बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/3 एग्जैक्टली डी ऑफ हाइड्रोजन, डेल्टा ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी। यही लिखूंगी बिकॉज यही रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है एग्जैक्टली। अब ये हमसे क्या चाहता है? ये हमसे चाहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का क्या मतलब है बेटा? ये आपसे चाहता है डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। ये आपसे ये चाहता है कि भाई मुझे ये बता। उसको स्टीशियोमेट्री से मतलब नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज को खत्म कर रहे हो, किसी चीज को खत्म कर रहे हो तो उसको 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इस 3 को बेटा मैं उधर लेके चली जाऊंगी। रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा था? 0.06 मल्टीप्लाई 3, यस, माइनस को उधर लेके चले गए, इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा H2 बाय डेल्टा T एग्जैक्टली। तो ये कितना हो जाएगा? 0.18 एग्जैक्टली। हो जाएगा कि नहीं? 0.18 मोल पर लीटर पर सेकेंड। होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 मोल की बात करते हैं, ठीक है। और अब आपका काम क्या है? माइनस लगाएंगे। अब आपका काम क्या है बेटा? आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से निकालोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि आंसर क्या आया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना, ओके, और फिर सॉल्व करके देखना। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ओके। चलो 1 2 3 4 गो। ओके, तो ये बात थी रेट ऑफ रिएक्शन की। चलो अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे थे बेटा, ये हमने क्या देखा कि नॉर्मली हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमें पता लगा भाई 3 मोल हाइड्रोजन के जब 1 मोल नाइट्रोजन के साथ मिलते हैं तब 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। सो दैट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। अब एक्सपेरिमेंटली भी लोगों ने कहा भाई रेट ऑफ रिएक्शन को आप और तरीके से भी बता सकते हो, ठीक है। और उसको बताने से पहले मैं फैक्टर्स बता देती हूँ जिसके ऊपर आपका रेट डिपेंड करता है। सोच के बताओ यार, बहुत आसान सी चीज है। जैसे कि मैं घर पे ही सिंपल शुगर का एग्जांपल लूंगी आपके साथ। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? मैं चाहती हूं कम टाइम में मेरा काम जल्दी हो जाए, है ना। मैं चाहती हूं कम टाइम में मेरा काम जल्दी हो जाए एग्जैक्टली। कॉन्सेंट्रेशन चेंज के साथ अगर सोचने वाली बात है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो कितने कम टाइम में कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट हो जाती है, उसमें ही तो मेरा फायदा है एग्जैक्टली ना। तो मैंने आपको बोला कि मेरे पास ग्लास है, ठीक है, पानी का ग्लास लिया मैंने, वाटर 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 वाटर, कमाल का पानी, हमारे घर में पानी ही जीवन है, बिल्कुल सही बात है ना। अब मैंने इसके अंदर डाला शुगर, ओके, आई हैव एडेड क्यूब्स ऑफ शुगर। ये था मेरा नॉर्मल वाटर। अब बेटा मैं चाहती क्या हूं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है शुगर की ऐड हो जाए पानी के अंदर, है ना। करते हो ना कभी? बनाइए मिठाई वगैरह बनाइए कभी, अरे
टोस्ट तो खाया होगा, शाही टोस्ट यार कितना टेस्टी होता है। तो शाही टोस्ट में स्पेशली हम क्या बनाते हैं, गरम करते हैं अच्छे से, पानी के अंदर कमाल की चीनी डालते हैं, उसको गरम करते हैं। क्यों गरम करते हैं यार, आराम से उसको ठंडे में पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है, क्यों करना है भाई गरम उसको, क्यों करते हैं गरम, सोच के बताओ। क्योंकि हम चाहते हैं कि चीनी जल्दी घुल जाए, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम टाइम में हो जाए। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप अपने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली ना, तो आप अपने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का ट्राई करते हो। तो यहाँ पे मैंने शुगर के क्यूब्स डाले हैं नॉर्मल वाटर के अंदर, और एक मैंने क्या किया, शुगर के क्यूब्स डाले, सेम चीज के भी मैंने क्यूब्स डाले, और किसमें डाले, एक वार्म वाटर में, या मैं बोलूं बॉइल्ड वाटर में। तो मुझे बताओ किसमें जल्दी काम हो जाएगा आपका, किसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर कन्वर्ट हो जाएगी कम टाइम में। सो दैट इज ऑफ कोर्स बॉइल्ड वाटर ना, जो एकदम गरम गरम पानी हो, वार्म वाटर हो, है ना। तो वार्म वाटर लिख रही हूं मैं, पता लगा तुम समझो बॉइल कर दिया पानी को फिर ठंडा कर दिया, नहीं, गर्म पानी। ओके, तो इसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा, जल्दी हो जाएगा रिएक्शन, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली आपका रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट फुर्र करके फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक्स है यार, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, मॉलिक्यूल्स भागने लग जाएंगे और फटाफट एक दूसरे से कंबाइन करके ऐश करेंगे। एग्जैक्टली तो आपका फर्स्ट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। समझ में आ गई थी बात। अब मैं दूसरा केस ले रही हूँ। अब मैंने क्या किया, घर में ना मुझे ना जैसे कभी गेस्ट आ जाते हैं तो हम कहते हैं यार गर्मी का मौसम है, तो हम बोलते हैं आपको रसना पीना है, तो हम रसना बना देते हैं। अब 10 लोग आए हैं मेरे घर में, अब मैं चाहती हूँ यार रसना के पैकेट्स भी कम खर्च हो, है ना, और काम भी बन जाए, रसना उनको टेस्टी भी लगे। तो क्या करते हैं ना, उसके अंदर ना शुगर ऐड करते हैं, हम शुगर ऐड कर देते हैं। अब मेरे घर में शुगर जो है वो नॉर्मल चीनी जैसे सबके घर में होती है वही होती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ना अलग से पाउडर्ड शुगर रखी हुई थी कि जब भी कोई गेस्ट आए तो हमें फटाफट काम करना है। सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, तो हम पाउडर्ड शुगर को स्पेशली नॉर्मल शुगर के बदले में डाल देते हैं और फटाफट इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर रसना सबके आगे। तो यही करते हैं ना हम, जितनी जल्दी प्रेजेंट करें यार खुद को, हम भी अच्छे लोग हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं हम गेस्ट को हमेशा खुश रखना चाहिए, मेहमान होता है भाई, मेहमान भगवान समान होता है, यस। तो ये होता है। अब इसमें है क्या, मैंने पाउडर शुगर क्यों डाली, नॉर्मल शुगर में क्या दिक्कत थी यार। मैंने देखा कि जब मैंने नॉर्मल शुगर को पानी के अंदर डाला ना, तो वो बहुत टाइम लगा रहा था मिक्स होने में, मैं स्टर कर करके थक गई, प्रॉपरली थक गई थी सीरियसली। तो मैंने क्या किया, पाउडर शुगर डाली, और मैंने देखा जो काम मुझे स्टर करने में इतना टाइम लग रहा था वो काम एकदम आधे मिनट में खत्म हो गया। तो बेसिकली you are converting most of the concentration of sugar, okay, with respect to small amount or small interval of time. कम टाइम में आपने ज्यादा शुगर को डिसॉल्व कर दिया, है कि नहीं। दैट इज व्हाट डज इट मीन, कि आपने शुगर का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, पाउडर्ड मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जब आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो जो शुगर के पार्टिकल्स है ना वो अच्छे से पानी के साथ कोलाइड कर पाएंगे और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी बढ़ पाएगा उनके अंदर, और पानी के अंदर जो छोटे स्पेस है उसके अंदर ये छोटे पाउडर मिक्स हो जाएंगे। वरना शुगर थोड़ा बड़ा पाउडर, थोड़ा बड़ा है ना, थोड़े बड़े हैं, तो उनको मिक्स होने में पानी बोलेगा यार रुक जा तू, थोड़ा यार शांति रख, धीरे धीरे छोटा बन, फिर तुझे मैं मिक्स करूंगा, मेरे स्पेसेस तो देख कितने छोटे हैं, है कि नहीं। तो ये होता है। तो बेसिकली अनदर फैक्टर क्या है, अगर मैंने इस क्यूब की जगह पाउडर्ड शुगर डाली, एडेड पाउडर्ड शुगर, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल वाटर के अंदर ही मैंने पाउडर शुगर ऐड करूंगी तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फैक्टर 1 2 3। चलो अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। दूसरा, अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो फिर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। एग्जैक्टली। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट, अब ये कैटलिस्ट क्या होता है भाई, सोचो कि तुम्हें ना फर्स्ट आना है, ठीक है,
तो तुम्हारे फर्स्ट आने में किसका किसका रोल होता है? स्पेशली तुम्हारे पेरेंट्स का, है ना, क्योंकि वो पेरेंट्स जो होते हैं तुम्हें मोटिवेट करते रहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो अच्छा नाम कमाओगे, है ना, खुद के लिए पढ़ाई करो, ऐसा। दूसरा होता है आपके टीचर, है ना, जो आपको कम टाइम में अच्छी खासी चीजें सिखा देते हैं और आपको वही चीज जो समझने में 1 घंटा लगता है, वही चीज आपका टीचर आपको 15 मिनट या 30 मिनट्स में कंप्लीट करा देता है। सो बेसिकली हम करते क्या है, हम एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। ओके तो हम आपका जो पाथ है जो इतना लंबा जा रहा था, मतलब बेटा सोचो आपके पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, अब आप बेचारे अनजान कि आपको कौन सी वाली बुक से पढ़ना है ना, तो क्या सोचोगे आप, पहले इस बुक से पढ़ लेता हूँ, फिर आप बोलोगे यार ये समझ नहीं आ रहा, फिर दूसरी बुक से पढ़ लेता हूँ, ये भी समझ नहीं आ रहा, फिर तीसरी बुक से पढ़ लेता हूँ, ये भी समझ नहीं आ रहा, फिर जाके चौथी बुक से आपको समझ में आएगा। तो आपने क्या किया, आप बेसिकली टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। नॉलेज तो मिलती है बेटा, बिल्कुल मिलती है, लेकिन आपने इतनी देर में जो चीज आपने 3-4 घंटे लगा दिए उसको समझने में, तब जाके आपको समझ में आई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम आपको वही चीज उस 1 घंटे में कंप्लीट करके समझा देते हैं, क्योंकि वो बुक्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि नहीं। तो आपके टीचर्स किस तरीके से काम करते हैं, एज अ कैटलिस्ट। ओके, योर टीचर्स एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। रियल लाइफ में बोल रही हूं मैं, ठीक है, इन रियल लाइफ। अब केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री की दुनिया में क्या है, मान लो यही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो मिल रहे थे, नाइट्रोजन था हाइड्रोजन था, मिलकर अमोनिया बना रहे थे, है ना, ये दोनों मिलकर अमोनिया बना रहे थे। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया बनाई, तो नाइट्रोजन ने बोला यार हाइड्रोजन हमें ना थोड़ा टाइम लग रहा है अमोनिया बनाने में। तो हाइड्रोजन बोलता यार एक काम करते हैं, किसी पड़ोसी देश से दोस्ती करते हैं और देखें कि वो हमारी कितनी हेल्प कर पाता है ना। तो बीच का कोई जुगाड़ बनाते हैं, जुगाड़ एकदम, है ना। तो आपकी जो 12th क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, मैं पढ़ाऊंगी, उसको कवर करूंगी। तो उसके अंदर स्पेशल है डी ऑर्बिटल्स, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कमाल की टेंडेंसी रखते हैं। अब कैटलिस्ट कौन होता है, जो आपको ना अपना सरफेस दे। ये जो मेरा जैसे पीजी होता है ना, पीजी लोग आते हैं, घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, फिर चले जाते हैं, है कि नहीं। तो कोई काम तो करते नहीं है, बेसिकली आते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं, फिर वो पास हो जाते हैं तो दूसरा इंसान आता है, फिर आता है, चला जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो कैटलिस्ट अपना एक सरफेस दे रहा है आपको, कैटलिस्ट अपना एक सरफेस दे रहा है आपको, जिसके ऊपर आप आओ, रिएक्शन करो, ठीक है, फटाफट रिएक्शन करो और फिर चल दो। फिर ये जो कैटलिस्ट का सरफेस है, ये बोलता है यार और भी आओ, आओ बेटा आओ, हम आपको फिर से सरफेस देंगे, आप फिर से रिएक्शन करो और फिर से चलते बनो, ठीक है। तो कैटलिस्ट बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, कहते हैं आओ हमसे बॉन्ड बनाओ, फिर हम आपको आपका इलेक्ट्रॉन वापस कर देंगे। हम पहले आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फिर आप किसी और के पास जाओ और फिर रिएक्शन कर लो। ओके, तो बेसिकली कैटलिस्ट आपको सरफेस देता है, हम टीचर्स आपको एक मैकेनिज्म देते हैं जिसके थ्रू आप रिएक्शन फटाफट कर पाते हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम आयरन की जगह यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आयरन को यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, जहाँ पे रिएक्शन करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगी, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब चलो, अब कॉन्सेंट्रेशन पे चले। एक और फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन से सिंपल सी बात है, मैं शुगर डालती हूँ, ठीक है, डालती जा रही हूँ, पानी के अंदर डालती जा रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, अगर आप कभी अगर आपने देखा हो, इक्विलिब्रियम पढ़ा आपने कभी, क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, कि अगर आपने गर्म पानी लिया है, मान लो आपने गर्म पानी लिया, ठंड का मौसम है, एकदम कमाल की ठंड हो रही है, आपने गर्म पानी लिया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे जब आप नहाने जा रहे होते हो, पानी ठंडा हो गया यार, हमने तो गर्म किया था, ये ठंडा कैसे हो गया इतनी जल्दी। तो होता क्या है, आपका जो रिएक्शन होता है, हमेशा अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाई तो वो हमेशा लोअर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लोअर की तरफ। मतलब आपका जो घर है, आपका जो अभी एटमॉस्फेयर हो रहा है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठंडी की बात कर रही हूँ, तो टेम्परेचर उस टाइम पे बहुत कम होता है,
ओके। तो बेसिकली जो गर्म पानी है वो बोलता है नहीं यार मुझे ठंडे में जाना है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, प्रॉपर एनर्जी रिलीज करनी है मुझे, मैं आराम से ठंडे में ऐश करना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है काफी। ओके, बेसिकली बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा है, एक्सोथर्मिक तो नहीं होगा बट बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है। अगर मैं नॉर्मल केस लूँ, नॉर्मल केस आपको सजेस्ट करूँ, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम में था बेटा, तो मैं नॉर्मल समझा रही हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, सेम रिएक्शन ले रही हूँ, समझ में आएगा, और 2NH3। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, रिएक्टेंट है ना, नाइट्रोजन की अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं तो क्या होगा, नाइट्रोजन बोलेगा कि मुझे अपनी रिएक्टेंट की अपनी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, मैं कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ, जैसे हाइड्रोजन बैठा हुआ है कंफर्टेबलनेस के साथ। तो नाइट्रोजन अपनी कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है और अमोनिया और ज्यादा बन जाता है। तो हर इंसान हर एक केमिकल कंपाउंड, हर एक केमिकल रिएक्शन में हर कोई मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, तो वो हमेशा अपनी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करता है, तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, सिंपल। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे किसका बेटा, रिएक्टेंट का, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। क्या ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए हैं? रट जाने चाहिए यार, बहुत आसान सी चीज है। चलो लिख लो बेटा फटाफट, बढ़ते हैं आगे। 1 2 3, चलो। अब हम चलते हैं आगे। अब ये बात हो गई रेट ऑफ रिएक्शन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से निकालने की। अब हम एक्सपेरिमेंटली पता करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है। हमने अभी तक मान लिया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ना हमने क्या किया, देखा कि बेसिकली अगर हम कोई चीज किसी में डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने चाय बनानी है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, है ना, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, गैस ऑन करते हैं, चाय बन जाती है। अदरक वदरक अलग से चीज है यार डालते हो, मैं कॉमन बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ये सब डालते हो। तो कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने चीनी डाली, आप चाय पत्ती मुझे बताओ 4 कप अगर आप चाय बना रहे हो, तो चाय पत्ती आप बहुत 4 कप के हिसाब से डालते हो या फिर थोड़ी ही डालते हो, इतनी कड़क चाय पीते हो, या ठीक है यार चाय में कलर आना चाहिए। और अगर मैं चीनी की बात करूं, तो चीनी हर एक इंसान के हिसाब से डाली जाती है, या फिर अगर मैं बोलूं तो मेरे घर में सबके सब 1-1 चम्मच चीनी लेते हैं, तो मैं सबके हिसाब से 1-1 चम्मच डालती हूँ। 1 कप के लिए 1 चम्मच, दूसरे कप के लिए दूसरा चम्मच, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा चम्मच, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं चाय की बात करूँ ना, तो चाय जो मेरा चाय का रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक तो दूध की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, सिंपल शुगर की, और प्रोपोर्शनल किससे होगा, आपके चाय पत्ती से, है ना। तो आपकी चाय की पत्ती, अरे वाह, चाय पत्ती, ठीक है। तो आपकी जो चाय है उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शुगर के और चाय पत्ती के। कितनी शुगर डालोगे, कितनी चाय पत्ती डालोगे। अब मुझे सोच के बताओ, आप चाय पत्ती 4 कप के अकॉर्डिंग, जैसे आपने शुगर 4 चम्मच डाली, तो क्या चाय पत्ती भी 4 चम्मच डालते हो? नहीं ना, चाय कड़वी थोड़ी करनी है हमें। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे आपकी जो चाय है वो बेस्ड कंप्लीटली किस पे है, ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी शुगर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी शुगर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा आप चीनी डालोगे, हिसाब से कितने कप आपको चाय बनानी है उसके हिसाब से, और चाय पत्ती हमेशा उससे कम ही डलती है। अगर मैं बोलूं 4 चम्मच में शुगर डाल रही हूं, तो मैं सिर्फ 1.5 चम्मच चाय पत्ती डालती हूँ, सिर्फ 1.5 चम्मच। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं शुगर के बारे में, तो शुगर की पावर जो हो जाएगी वो सिंपली 4 रखूंगी मैं, कि अगर मैंने 1 मोल की बात करी तो मैं 4 टाइम्स शुगर को ऐड करूंगी, और अगर मैंने चाय पत्ती की बात करी तो मैं उसको सिर्फ बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स करूंगी, है ना। तो यहां से मुझे एक्सपेरिमेंटली क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा जो रेट है, मेरी जो चाय है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर पे डिपेंड कर रही है, कम जो है वो चाय पत्ती पे डिपेंड कर रही है। ओके, तो यहीं से केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग बन जाती है। काइनेटिक्स बोलता है कि भाई आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कितना कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो रिएक्टेंट है वो कितना कन्वर्ट हो रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है।
जैसे कि अब हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स में, ठीक है। देखो केमिस्ट्री की टर्म्स में मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि A और B था, ठीक है, A और 2B गिव राइज टू C प्लस D, 3C प्लस D, ठीक है। कोई भी नॉर्मल सा रिएक्शन है, कोई A है, कोई B है, C और D बना रहे हैं, ओके। यहाँ पे हमने देखा कि जो रेट है रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट कितना खत्म होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के और B के, एग्जैक्टली आपका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के A और B के। अब जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा ना, हमने क्या किया, हमने ना दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का ट्राई किया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का ट्राई किया। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने A को ना सिर्फ डबल कर दिया, A को, A की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल इफ, तो मैंने ना कॉन्सेंट्रेशन को, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन A को डबल कर देती हूँ, या मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, मैंने डबल कर दिया, ओके। तो मैंने देखा यार मेरा जो रेट था ना बहुत फास्ट हो गया, मतलब मैंने देखा जो मेरा रेट था वो 4 टाइम्स हो गया था, जो मेरा रेट था वो 4 टाइम्स हो गया, ओके। रेट जो था मेरा 4 टाइम्स हो गया, कमाल की बात है यार, रेट 4 टाइम्स हो गया A को बढ़ाने से। और जब मैंने B को बढ़ाया, जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन जो B की थी उसको डबल किया, B की कॉन्सेंट्रेशन को जब मैंने डबल किया तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा रेट ऑफ रिएक्शन को। देखो रेट, देयर इज नो चेंज, कोई फर्क नहीं आया। कैसे फर्क पता चलता है, कलर में फर्क पड़ता है, ठीक है, या फिर गैस निकलती है, बहुत जल्दी गैस निकलती है, इस चीज से दिखाई देता है रिएक्शन हो रहा है, कैसा हो रहा है। ये मत सोचो, एक्सपेरिमेंटल है, तो केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाई देता है, कलर चेंज दिखाई देता है, डार्क कलर हो जाएगा, है ना, तो हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। और प्लस उसके अंदर से बहुत हीट निकल रही है, ये भी पॉसिबल है, उसके अंदर से बहुत गैस निकल रही है, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला क्या, जब मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया बेटा तो रेट 4 टाइम्स हो गया। अब रेट 4 टाइम्स हो गया तो देखो कैसे हो गया रेट 4 टाइम्स। और अगर तुमने B को डबल किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तुमने एक्सपीरियंस तो पढ़ा हुआ है ना, अगर तुमने किसी को डबल कर दिया कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उसके पास रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब मेरा जो रेट है वो B पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। मेरा जो रेट है वो B पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब मैं मान सकती हूँ ये B की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू 1, एग्जैक्टली। तो मतलब अगर मैं B को बढ़ाऊंगी, डबल करूंगी तो 2 की पावर 0 1 ही आएगा, तो रेट सेम ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ा क्या रेट पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर तुमने A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो मैं यहाँ पे A को डबल कर दूं, 2A कर दूं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ 4 टाइम्स हो जाए, तो 4 टाइम्स कब होगा बेटा, जब इसका स्क्वायर करूंगी मैं, जब इसकी पावर के ऊपर 2 लिखूंगी, जब इसकी पावर 2 लिखूंगी तभी ये 4 टाइम्स होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4A स्क्वायर, और B तो 0 हो गया तो बेसिकली 1। तो आपका जो रेट था आपको दिख रहा है 4 टाइम्स। यहां से आपको क्लियर क्या हो रहा है कि जो आपका रेट है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ A पे डिपेंड कर रहा है और A के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। कुछ समझ में आ रही है बात? तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब A का पावर जो है 2 उस पर डिपेंड कर रही है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, इतनी सी बात समझ में आ गई है तो मैं इसे इरेज करूं, 1 2 3 4। चलो अब आगे बढ़े, देखो तो हमने देखा जो रेट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2। क्या पता चल रहा है इससे कि आपकी स्टीशियोमेट्री जो दिख रही है और यहाँ पे जो दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है ना। देखो 99% केसेस में ये दोनों सेम आते हैं। मैंने जानबूझ के अलग केस लिया है क्योंकि पेपर में अलग केसेस भी आते हैं। ओके, तो आपको हमेशा अज्यूम करके नहीं चलना कि जो स्टीशियोमेट्री है वही रेट लॉ बन जाएगा, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपका यहाँ पे देखो, अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो क्या लगाऊंगी बेटा, वही कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है, और A स्क्वायर, एग्जैक्टली A स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से आपका जो रेट है बिल्कुल प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के स्क्वायर के। ओके, इसे कहते हैं हम रेट लॉ।
क्या कहते हैं हम इसको, रेट लॉ। इसे बहुत तरीके से लिखा जाता है, आपको बोलेगा पेपर में रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, यही लिखना है, ठीक है। देखो मैं वर्ड्स बता रही हूँ, क्या क्या लिखा आता है पेपर में। रेट लॉ एक्सप्रेशन बोल सकता है, आपको बोल सकता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, ये भी बोल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको इसी चीज की बात कर रहा है वो, और आपको पेपर में देगा, बोलेगा द बेसिकली देयर इज अ ऑर्डर ऑफ ए इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 1, ठीक है, इस तरीके से बोलेगा। ऑर्डर मतलब उसकी पावर। अब मैं ऑर्डर को समझाने वाली हूँ। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी पावर की, मतलब मैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की पावर की बात करूं इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, the rate law expression, the power of a concentration which are participating in a rate law equation is known as order. तो यहां पे मुझे पावर क्लियरली क्या दिखाई दे रही है, 2। तो ऑर्डर क्या हुआ इस रिएक्शन का, 2। क्या हुआ बेटा, ऑर्डर 2 हुआ, ठीक है। अब ये जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब मैंने बोला था अभी अभी कि चाय की जगह मैं चाय पत्ती 1.5 चम्मच भी डाल सकती हूँ। तो 1.5 चम्मच का क्या मतलब है, एक्सपेरिमेंटल है ये। तो आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, आपका ऑर्डर 0 भी हो सकता है, जो अभी हमने देखा। एग्जैक्टली ना, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, रेट को कितना बढ़ा लिया हमने, ट्राई किया हमने, बी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के ट्राई किया, रेट पे फर्क ही नहीं पड़ा। तो मतलब बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा आपका रेट। एग्जैक्टली कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़े और रेट कांस्टेंट की यूनिट देखते हैं। 1 2 3 4, चलो आगे बढ़े। अब हम डिफरेंट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखो अब मैं ऑर्डर को तरीका बताती हूँ। जैसे कि अगर मैंने मान लिया रेट इक्वल्स टू ए की पावर 1 और बी की पावर हाफ, तो अगर आपसे बोले कि ऑर्डर निकालो इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर आपका क्या होगा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ए पे भी डिपेंड कर रहा है आपका रेट, और कॉन्सेंट्रेशन बी पे भी डिपेंड कर रहा है रेट। हाफ ही क्यों नहीं कर रहा, बट कर तो रहा है ना। सो ऑर्डर क्या होगा, सम ऑफ देयर पावर, ठीक है। जितने भी लोग, जितने भी रिएक्टेंट्स आपके रेट लॉ के अंदर दिखाई देंगे, उनकी पावर का सम ही ऑर्डर देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 1 + हाफ इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर यहाँ पे हो गया 3/2। चलो अब रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं मेरा जो रेट है इक्वल्स टू है के ए की पावर 1, ओके। सो बेसिकली क्या मुझे दिख रहा है, दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड विद द पावर 1। तो ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का बेटा, 1, यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। चलो अब देखो, अब इस रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं। बेटा ये जो रेट कांस्टेंट होगा वो हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन पूरे के पूरे ऑर्डर में अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो उसका रेट कांस्टेंट हर टाइम स्पेसिफिक रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ओके। चलो देखो, K इज इक्वल्स टू रेट, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, अभी अभी हमने करी थी, है ना। और A ये जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, और हमें K की यूनिट क्या मिली, SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ व्हाट, K कितनी आ गई, पर सेकेंड, ओके। समझ में आ रही है बात, पक्का बताओ समझ में आ रही है, शाबाश। देखो चलो इसे नोट डाउन करो जल्दी से, 1 2 3। चलो अब अगर मैं आपको ऑर्डर 2 के लिए लिख के दूं, ऑर्डर 2 को बेटा किस किस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, तो घबराना नहीं है, ओके। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मेरा ऑर्डर 2 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ A की पावर 1 B की पावर 1, ओके। दूसरा, अगर मेरा ऑर्डर 2 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ A की पावर 1/2, है ना, और B की पावर लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ यार, बताओ 2/2 नहीं, 4 नहीं, 2 चाहिए ना मुझे। तो अगर मैं इसको लिखूं, हाँ इसको लिख सकती हूँ A² लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे
ए की पावर 1 बी की पावर 1 ऑर्डर 2 आया, यहाँ पे भी ए की पावर 2 है तो ऑर्डर 2 ही आया। तो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है वो आपकी इक्वेशन को, तो डरना नहीं है, ऑर्डर सेम ही रहता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो अब इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल के ट्राई करें। K इज इक्वल टू रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, सो मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो तुम बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, तो क्या करोगे, बहुत इजी करो इसको, स्क्वायर की जगह इसको डबल बार लिख दो। ठीक है, मोल पर लीटर मल्टीप्लाई मोल पर लीटर, तो एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कैंसिल, यस। तो ये क्या हो गया, मोल का इनवर्स ऊपर लेके जाओ, -1 का +1, मोल का +1 का -1 और पर सेकेंड, एंड दैट इज योर SI यूनिट ऑफ K। ओके, क्लियर। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए 3 ही ऑर्डर आएंगे बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो रेट इज इक्वल टू K ए की पावर 0, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो ए की पावर अगर 0 है तो उसको 1 लिखेंगे एक्सपोनेंट्स में, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है। सो आपका रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो K की यूनिट भी क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन आती है, तो लिखना क्या है, रेट कांस्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1। जो भी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, अगर उनका जो ऑर्डर है वो 0 है या फिर उनकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो 0 है, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलो नोट डाउन करो, 1 2 3। ओके, चलो अब हम इनको डिराइव करते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो बेटा मैंने काफी पेपर्स में देखा है कि डेरिवेशन भी आ गई है। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन को भी साथ में लिख रही हूँ, समझा रही हूँ। आपका करना ना करना ये आपकी मर्जी है। तो अगर आपको आता है या आप इंटरेस्टेड नहीं हो ये डेरिवेशन देखने में, तो आप आगे बढ़ा लेना वीडियो को। ठीक है, नहीं तो मेरा मानो तो करके जाओ, है ना, टॉप करना है ना यार, करके जाना। ठीक है, चलो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालने वाली हूँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, चलो फिर स्टार्ट करें। हमने बोला जो रेट है वो होता है K⁴ 0 के इक्वल, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, दैट रेट इज इक्वल्स टू K। एग्जैक्टली। अब रेट को आपने इनिशियली एक और टर्म में दिखाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अब मैं रेट को, वहां पे हम डेल्टा लिख रहे थे ना बेटा, अब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन लेना है तो मैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखूंगी उसे। ओके, तो मैं रेट को लिखूंगी, जो रेट है इक्वल्स टू क्या है, ए के इक्वल है। तो रेट को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस डिफरेंशियल ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, है ना, क्योंकि मैं एक ही रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ, इक्वल्स टू के। अब ये जो dA है इसको डिफरेंशियल लेना है, इसका भी इंटीग्रेशन लेना है, तो आप dt को राइट हैंड साइड लेकर आओ। सो माइनस dA इज इक्वल्स टू के dt। अब आपको लिमिट्स तो लेनी पड़ेगी ना कि आप कहाँ से कहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन को लेना चाहते हो। तो हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, इनिशियल से फाइनल तक। एग्जैक्टली, है ना। तो अब मैं लूंगी यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस ऑफ A0 टू A dA इक्वल्स टू के कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, dt 0 टू t। इनिशियल टाइम 0 जब शुरू हुआ था, फाइनल टाइम t। ठीक है, आगे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे देखो माइनस डी को क्या लिख सकते हैं, सिंपल a। ठीक है, तो माइनस a, ये क्या है नीचे A0, ऊपर क्या है AT इज इक्वल्स टू KT। dt का क्या हो जाएगा t, और KT माइनस K इंटू 0, यही होगा ना बेटा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया K को अंदर की साइड। तो आपका ये जो K मल्टीप्लाई 0 है वो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा KT। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, dA का इंटीग्रेशन क्या था a, लाइक दैट वे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसे हम लिखेंगे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, AT को आप सिंपल a लिख सकते हो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। सो माइनस a, माइनस को ब्रैकेट के बाहर ही रखो, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए।
सो माइनस ए माइनस ए नॉट, ये दोनों फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, इसलिए इक्वल्स टू के टी, ये क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस ए नॉट इक्वल्स टू के टी। यस, और क्या हो सकता है, इसको इधर लेके आओ, माइनस को राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, ए नॉट माइनस के टी। सो क्या हो गया आपका ए नॉट माइनस के टी इक्वल्स टू ए। इसे नोट डाउन करो, फिर हम इसका ग्राफ देखते हैं कि आखिर ग्राफ के अंदर होगा क्या। लिखो बेटा, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि हुआ क्या था। 1 2 3, हाँ देखो यहाँ पे रेट जो था वो के इक्वल था, है ना। रेट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना। यहाँ पे ये जो dt था हम इसको राइट हैंड साइड लेके गए क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। हम a का इंटीग्रेशन सिर्फ a के साथ ही कर सकते हैं, t के साथ नहीं, तो t को हम राइट हैंड साइड लेके गए। ये हो गया माइनस डी ए। हमने लिमिट्स ली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ए नॉट हेयर रिप्रेजेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे 0 टू टाइम t। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ए नॉट टू ए, और ये हो गया dt का t, k को मल्टीप्लाई किया kt माइनस k इंटू 0, ये हो गया kt। अब इसे हम लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, a माइनस ए नॉट इक्वल्स टू kt, ये माइनस का साइन अंदर लेके गए तो माइनस a माइनस माइनस प्लस ए नॉट इक्वल्स टू kt, और ये हो गया kt, और इस a को हम राइट हैंड साइड लेके गए a, और इस kt को लेफ्ट हैंड साइड, तो a नॉट माइनस kt इक्वल्स टू a इज द इंटीग्रेटेड rate equation for zero order reaction. Note it down बेटा। ओके, चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलो अब ग्राफ देखें। हमने इक्वेशन क्या निकाली थी, a इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अब मैं आपसे बोलती हूँ बेटा ग्राफ फाइंड आउट करो। ग्राफ किसके बीच में हम ग्राफ निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं a वर्सेस t, a y एक्सिस t x एक्सिस, ठीक है। तो मैंने लिया भाई, मैंने ले लिया a लिया मैंने y एक्सिस पे और t लिया मैंने x एक्सिस पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a, ठीक है, इसको इधर ले रही हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे a, ओके, इंक्रीजिंग, एंड हियर द t इज इंक्रीजिंग, t in what seconds, yes, and a in moles per liter, yes। चलो अब आपने मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी ग्राफ को फाइंड आउट करने के लिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, तो चलो उसे लिखते हैं। तो वो होती क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इस इक्वेशन को ना इस इक्वेशन से रिलेट करो। देखो ये जो y है ये आपको a रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली, देखो a रिप्रेजेंट कर रहा है। जो x है, देखो x क्या है हमारे पास t, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है t, ये आपका x जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है t। x के साइड में कौन है m, तो m क्या रिप्रेजेंट करेगा k, k के आगे साइन क्या है माइनस, तो m क्या हो गया माइनस k। इसे क्या कहते हैं स्लोप, m को क्या कहते हैं बेटा स्लोप। तो ये जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और इसके साथ मैंने लिखा है ये a नॉट। a नॉट क्या होता है बेटा c, इंटरसेप्ट। ये जो c है प्लस में c लिखा है ना, इसके आगे प्लस ही होगा ना बेटा, ए नॉट के आगे कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो ये क्या है प्लस सी, इसका मतलब इंटरसेप्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इंटरसेप्ट पूछेगा बेटा आपसे, आपको आना चाहिए, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है, मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट है तो मुझे जगह छोड़नी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा, और वो भी स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट नेगेटिव लाइन आ रही है। तो ये जो हो गया स्लोप, ये हो गया बेटा माइनस के, एग्जैक्टली। और ये जो आपका इंटरसेप्ट है ये कितना हो गया, ये इंटरसेप्ट, ये जो जगह है ये इंटरसेप्ट की जगह है, खाली जगह जो मैंने छोड़ी है, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए नॉट। है ना आसान ग्राफ बनाना, बहुत आसान है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, नहीं समझ आ रहा है अभी भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके 1 2 3 गो। चलो अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। नहीं पहले हाफ लाइफ निकाल देते हैं भाई इसकी, चलो हाफ लाइफ निकाल दें पहले इसकी, कवर करें यार, सारा टॉपिक खत्म करेंगे हम। चलो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहाँ है,
मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो थी आपकी वो 50% खत्म हो गई. ओके, कॉन्सेंट्रेशन जो थी आपकी वो 50% खत्म हो गई. तो बची कितनी? 50 तो बची है ना. अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपका ए नॉट होता है वो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, किसकी? रिएक्टेंट की. ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और ये जो ए होता है वो होता है फाइनल. फाइनल मतलब लेफ्ट पोर्शन, जो बच गया, जो बच गया, वो जो बच गया खत्म होने के बाद जो बचा है वो है आपका ए. खत्म होने के बाद जो बच गया. ओके, तो चलो देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या थी. देखो यहाँ पे क्या थी, A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी. यही था बेटा, है ना. तो ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ये 50% खत्म हो गई है, तो 50% ही बची. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल ऑफ हाफ. सही बात है ना, पहले का आधा 50% ही होगा और यही बचा है मेरे पास. तो ये बचा हुआ पार्ट इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी हाफ. टी हाफ कर दिया मैंने क्योंकि 50% टाइम 50 निकाल रही हूँ मैं, हाफ लाइफ टाइम निकाल रही हूँ. ओके, तो अगर मैं इसको लूंगी तो मैं इस के टी हाफ को दूसरी साइड लेके जा रही हूँ. जो चीज निकालनी होती है आपको उसको हमेशा पॉजिटिव साइड पे लेके जाया करो. ओके, तो ये हो गया ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2. कितना हो जाएगा बेटा? ए नॉट ये हो जाएगा 2 ए नॉट, इसके नीचे 1 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2, है कि नहीं. और के टी हाफ. अब मेरा टी हाफ क्या हो जाएगा? के को नीचे लेके जाओ, तो ये क्या हो गया? ए नॉट अपॉन 2k. तो टी हाफ क्या आया आपका? ए नॉट अपॉन 2k. है कि नहीं आसान. आपको बोले हाफ लाइफ टाइम तो ए नॉट बाई 2k. अब मैं बोलूं फुल लाइफ टाइम, कर दो इसको डबल, 100% हो जाएगा, बात खत्म. कि नहीं, 100% कर दो. कैसे करोगे 100%? अब मुझे बोले टी 100 निकालो, मैं तो टी 50 निकाला था. 100 मतलब कंप्लीशन रिएक्शन का. सो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2k है ना, प्लस ए नॉट बाई 2k. तो ये कितना हो गया? देखो 2 ए नॉट बाई 2k. सो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? ए नॉट बाई k. सो ये है टी 100. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. 1 2 3 4 5. ओके, चलो अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ. आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाए. चलो चलो करें आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो रेट था वो डिपेंड कर रहा था यार, कर रहा था ना. चलो करें फिर. तो यहाँ पे आपका जो रेट था इक्वल्स टू क्या था? R इक्वल्स टू के ए. यही था, ए की पावर 1, तो ए लिख सकती हूँ मैं. रेट को और क्या लिख सकते हो? अभी अभी लिखा था, है ना, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए. माइनस को मैं उधर लेके जा रही हूँ. अब मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन में आप कोई भी कोफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो उसका इंटीग्रेशन उसी के साथ होता है. तो अब ए इधर है तो मैं ए को भी उस साइड लेके जाऊंगी. ठीक है, सो यहाँ पे मैं माइनस को ऑपोजिट साइड लेके जा रही हूँ. ये हो गया डी ए बाई ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है स्टेप में. अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो सेम चीज को एक साइड रखना पड़ता है. ओके, चलो अब इसका इंटीग्रेशन करें. चलो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? इनिशियल, फाइनल, 0 टू टी. ठीक है, के को बाहर ले आओ, माइनस के को. अब किसी का भी इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? किसी भी अल्फाबेट का इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? नेचुरल लॉग. ठीक है, क्या होता है? नेचुरल लॉग, ln a. मैं बता रही हूँ ln a. ओके, नेचुरल लॉग ऑफ a. तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगी नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट टू a इक्वल्स टू, ये माइनस के बाहर आ गया, dt का मैंने अभी बताया था तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ माइनस के टी. ठीक है, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ln a माइनस ln a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी. और इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखते हैं. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको ln a इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस के टी.
अब देखो तुमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन लिखी थी, क्या ये सिमिलर नहीं है उस इक्वेशन से? एग्जैक्टली सिमिलर है। फर्क किस चीज का है? सिर्फ नेचुरल लॉग का। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ आप खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप इसका ग्राफ खुद ट्राई करोगे, बहुत आसान सा है। ठीक है, तो आपको किसके बीच में ट्राई करना है? LNA वर्सेस T। LNA वर्सेस T बहुत आसान है। जैसे वहां पे स्लोप आया था, यहाँ पे भी अबाउट टू सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस के ही है, ये भी ln A0 है, वहां पे A0 था तो इंटरसेप्ट यहाँ पे ln A0 है, तो बेसिकली सेम ग्राफ बनने वाला है। ओके, तो जो डिफरेंस है वो मैं बताने वाली हूँ। चलो इरेज करूं, 1 2 3। ओके, देखो अब यहाँ पे मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ। बेटा जब नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं log 10 में, तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ln A है, मैं लिख रही हूँ ln A इक्वल्स टू ln A0 माइनस KT। तो मैं ln को log में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी? 2.303 log A, क्योंकि हमारी बुक में log A की वैल्यू दी होती है। ठीक है, नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट। सो ये कितना हो गया? 2.303 log A0 माइनस KT। कॉमन ले लो, इसे कॉमन ले लो। अगर आप इसको कॉमन लोगे, या फिर मैं बोलूं तीनों जगह 2.303 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2.303। डिवाइड करोगे तो बेटा देखो क्या होगा, 2.303 log A डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल्स टू 2.303 बाय 2.303 log A0 माइनस K अपॉन 2.303 T। एग्जैक्टली, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या? log A इज इक्वल्स टू log A0 माइनस K by 2.303 T। That is your equation। मैं इंक फिल कर लेती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड का टाइम। सो इंक फिल कर लिया मैंने। चलो देखो, log A इज इक्वल्स टू log A0 माइनस KT by 2.303। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम इसका ग्राफ देखते हैं। 1 2 3 4 गो। ओके, क्या बात है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे वाली। देखें तो क्या आया था भाई हमारा आंसर? log A इज इक्वल्स टू log A0 माइनस K बाय 2.303 इंटू T। यही था, एग्जैक्टली यही था, KT। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, तो मैं ग्राफ बनाना चाहती हूँ log A वर्सेस T। ठीक है, तो देखो ये रहा मेरा ग्राफ, ये रहा log A, ये रहा T। क्या दिख रहा है बेटा? y इक्वल्स टू mx ही लगाओ, y इक्वल्स टू ये रहा mx। ठीक है, और ये माइनस में है, और ये रहा c, है ना? तो यहाँ पे माइनस में है, c प्लस mx लगा रही हूँ मैं, तो आपको पता चले m जो है वो माइनस के दे रखा है, तो स्लोप नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, बना दिया हमने नेगेटिव। अब t के अलावा कौन सा पार्ट बचा है? पूरा का पूरा लिखना है, माइनस के बाय 2.303। तो यही मुझे बताना था, ये पूरा का पूरा पोर्शन स्लोप है, तो माइनस के बाय 2.303। और इंटरसेप्ट क्या हुआ बेटा? log A0। एग्जैक्टली, डिड यू गेट इट और नॉट? आसान है ना? चलो नोट डाउन करो, कोई भी दिक्कत हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और अगर किसी को क्लासेस पे चाहिए तो आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो। ओके, चलो राइट इट डाउन। 1 2 3 4 गो। चलो अब हाफ लाइफ टाइम देखिए, किसका हाफ लाइफ टाइम देखेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। अब एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन मैं और ज्यादा डिराइव नहीं करूंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ और आपको अपने क्वेश्चंस में वही यूज करनी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ k इज इक्वल्स टू 2.30 अपॉन t log A0 अपॉन A। याद रखना ये आपका लेफ्ट अमाउंट होता है, पेपर में आता है कंप्लीशन, तो कंप्लीशन मतलब इतना बन चुका है, तो बचा कितना वो पोर्शन आपको लिखना है। लेफ्ट अमाउंट होता है आपका A।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल नहीं भी दे रखी हो तो मान के चलो बेटा वो 1 है, ठीक है, और अगर परसेंटेज में हो तो 100। क्लियर? और ये क्या है 2.303 अपॉन टी। तो ये ध्यान रखना, ये आप डायरेक्ट इक्वेशन यूज करोगे। और एक और बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कभी भी रेडियो एक्टिव डीके जैसे क्वेश्चंस आ रखे हो तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं, ठीक है, दे ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर। क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़े और हाफ लाइफ करते हैं। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वाला करेंगे। चलो ओके, हाफ लाइफ देखते हैं इसकी। क्या था हमारे पास? हमने लिया था log a इज इक्वल्स टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। अब टी हाफ करोगे तो ये भी तो a नॉट बाई 2 हो जाएगा 50%, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा log a नॉट अपॉन 2, ठीक है, और इक्वल्स टू log a नॉट माइनस के टी हाफ बाई 2.303. So what we are doing? Half life. We are determining half life of first order reaction. हम यहाँ पे हाफ लाइफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, सो इसे निकालते हैं। सो ये पूरा माइनस वाला टर्म मैं उधर लेके जा रही हूँ। सो दैट विल बिकम के टी हाफ डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल्स टू, दिस इज लॉग ए नॉट, और ये पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। अब कभी भी कोई चीज लॉग में होती है तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो हम इसे ना माइनस कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड में करेंगे। तो माइनस का हो जाता है, जो लॉग होता है वो माइनस का डिवाइड हो जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ डायरेक्टली? सिंपल लॉग ए नॉट बाई 2। ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ठीक सामने वाले के नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, और ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और इजी करूं तो देखो, log a नॉट बाई 2। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं log दिस इज 1 बाई ए नॉट, ठीक है, 1 बाई ए नॉट, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बाई ए नॉट, और दैट विल ऑल्सो, ये 2 ऊपर चला गया, इसको ऊपर लेके जाओगे बेटा उल्टा हो जाएगा, 2 बाई ए नॉट। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई ना? एक मिनट रुको। दैट इज ए नॉट, हाँ इसको ए नॉट रखते हैं, और दैट विल बिकम 2 बाई ए नॉट, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया। सो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल एंड दैट विल बिकम नथिंग बट द log 2। ओके, अब यहाँ पे इसको यूज करते हैं। यहाँ पे कर रही हूँ बेटा आगे वाला क्वेश्चन। तो ये हो गया के टी हाफ अपॉन 2.303 इक्वल्स टू log 2। अब आपको log 1, 2, 3, 4, 5 और 0 और 10 आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो log 2 होता क्या है? 0.3010। ओके, तो के टी हाफ डिवाइडेड बाय 2.303, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, टी हाफ इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3010 मल्टीप्लाई 2.303, के हो जाएगा डिवाइड, एंड दैट विल बिकम 0.693 अपॉन के। देखो, ओके, तो यहाँ से टी हाफ आ गया आपका 0.693 अपॉन के। अब मैं यहाँ पे लॉग की वैल्यूज लिख रही हूँ। log 1 क्या होता है? 0, ठीक है। log 10 क्या होता है? 1। log 2 0.3010। log 3 आप नोट डाउन कर लो फटाफट, 0.4771। log 4 0.6020, और log 5 0.6990, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आपको मैं एक साथ फॉर्मूले लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। 1, 2, 3, 4, 5। चलो बड़े
यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि आपकी जो हाफ लाइफ है टी हाफ, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था वो क्या आया था, टी हाफ मैं लिख रही हूँ दोनों का, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या था बेटा आपका A0/2K। तो यहाँ से क्या पता चलता है that T half is directly proportional to initial concentration of a reactant। आपका जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। T half डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर का लिखो, फर्स्ट ऑर्डर के केस में देखो, क्योंकि बेटा पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो T half इज इक्वल्स टू 0.693/K। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, T half is independent of concentration। आपका जो हाफ लाइफ होती है आपकी, वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाफ लाइफ टाइम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A0 के। क्लियर? चलो नोट डाउन करो बेटा इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो बढ़े आगे। हाँ चलो आगे बढ़े। अब इसका एक क्वेश्चन है, मैं उसकी ना मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ना क्वेश्चन मेरे पास है नहीं अभी और मुझे याद भी नहीं है, और मैं नॉर्मल लिख दूंगी तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अलग वीडियो बना के दूंगी, अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। तो ये बात हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, क्या होती है भाई, मॉलिक्यूलैरिटी। देखो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है रिएक्शन की, जैसे कि मेरे पास कितने पार्टिकल्स आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरी क्लास के अंदर मान लेते हैं 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मेरा फेस उधर होता है ना, तो क्या करते हैं ना, वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। अच्छा तो ये लाई थी, अच्छा तो ये लाया था, ऐसा, तो वो बातें करने लग जाते हैं। सो डज इट मीन कि वो कोलाइड कर रहे हैं आपस में, रिएक्शन। अरे वाह, चल यार फोन नंबर दे, बात करेंगे, है तो बात कर रहे होते हैं। अब मानो कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या हुई कि वो कितना इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कितना इफेक्टिवली, मतलब कितने अच्छे दोस्त हैं, दैट विल बी मॉलिक्यूलैरिटी। अब सोचने वाली बात है, जितने अच्छे दोस्त होते हैं उतना ज्यादा आपका उसके ऊपर विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। तो मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है बेसिकली रिएक्शन की, द नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन विच अंडरगोज परफेक्ट ओरिएंटेशन एंड कोलाइड इफेक्टिवली। मतलब कितने लोग इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। दैट विल बी द रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी, दैट विल बी रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी, ओके। अब मुझे बात बताओ, मैं ना मान लेती हूँ मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं सर्कल की तरह है, बॉल की तरह है एक, ठीक है। तो मैंने ना 2 बॉल ली, यहाँ पे एक बॉल और ये बॉल ली। अब मुझे पता है कि जो 2 बॉल्स हैं अगर मैं इनको इंटरेक्ट करवाना चाहूँ, कोलाइड करवाना चाहूँ, तो ये आराम से एक दूसरे से चिपक के रह सकते हैं, है ना, कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है, कोलाइड कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ, मेरे पास 3 बॉल्स थी, 1 2 3, है ना, इमोजी बना लो, टिंग। चलो अब ये 3 बॉल्स थी, इनको कोलाइड करके देखते हैं क्या ये इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। चलो देखिए, तो हमने देखा कि यार एग्जैक्टली कहीं तो ये कोलाइड कर सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने 4 बॉल्स ले ली। कितनी बॉल्स ले ली बेटे, 4 बॉल्स ले ली। यहाँ ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला सेकंड से कोलाइड कर रहा है, फर्स्ट वाला थर्ड से कोलाइड कर रहा है, सेकंड वाला थर्ड से कर रहा है, देखो ध्यान से दिख रहा है ना। अब 4 बॉल्स के साथ कोलिजन देखते हैं कैसा होता है, क्या ये लोग इफेक्टिवली प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो 4 लोग कैसे करेंगे। अब ये लिया पहला वाला, ये लिया दूसरा वाला, ठीक है, ये लिया तीसरा और ये लिया चौथा। अब ध्यान से देखना बेटा मेरी बात, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अब रटना नहीं है कि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ 3 तक निकाली जा सकती है, नहीं यार, हम देखेंगे क्यों नहीं निकाली जा सकती। देखो यहाँ पे फर्स्ट बॉल है मेरी, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब मुझे दिख क्या रहा है, ये जो फर्स्ट है वो सेकेंड से तो कोलाइड कर रही है, देखो फर्स्ट सेकेंड से कोलाइड कर रही है, थर्ड फोर्थ से कोलाइड कर रही है ना, सेकेंड थर्ड से कोलाइड कर रही है, फर्स्ट फोर्थ से कोलाइड कर रही है,
लेकिन क्या फर्स्ट और थर्ड का कोई कोलिजन है? फर्स्ट और थर्ड का देखो, इनमें कोई इंटरेक्शन है फर्स्ट और थर्ड के बीच में? नो। सेकंड और फोर्थ के बीच में कोई इंटरेक्शन है? नो। कोई इंटरेक्शन है क्या? नहीं। तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी दिखा पाओगे आप? क्या यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन दिखा पाओगे आप? नो 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 नो। तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ 3 तक लेके जाते हैं। सिर्फ हम 3 रिएक्टेंट्स तक की बात करते हैं, 3 से ज्यादा की मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती। ओके, the maximum collision that can be occurring in a species that can only be 3. So molecularity can be, you can find out the molecularity of a particular reaction when there are 3 reactants only. You cannot calculate molecularity for more than 3 reactants. आप 3 से ज्यादा के लिए molecularity नहीं निकाल सकते। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बहुत इजी था। चलो नोट डाउन करो बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इसे जब भी देखोगे आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज यहीं से क्लियर करते हैं। अब मैंने ना यहाँ पे एक बॉल ली है, अब मैं क्या आधी अधूरी बॉल ले सकती हूँ, हाफ में बॉल ले सकती हूँ, थर्ड फोर्थ बॉल ले सकती हूँ। अब मैं किसी रिएक्टेंट की बात करती हूँ तो बेटा उसका पूरा का पूरा एटम आएगा ना मेरे साथ कंबाइन करने, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने। ऐसा तो है नहीं कि उसका आधा एटम आ रहा है आधा छोड़कर आएगा वो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। दूसरी चीज, ये जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिएक्टेंट ही नहीं है तो मॉलिक्यूलरिटी किस बात की? तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी जीरो भी नहीं हो सकती है कि नहीं? तो मॉलिक्यूलरिटी का फर्स्ट चीज मैंने आपको क्या समझाई? यू कैन नॉट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर मोर देन 3 रिएक्टेंट्स। सेकेंड चीज जो थी वो मैंने क्या बताई कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी जीरो एज वेल, क्योंकि ना तो हम रिएक्टेंट जीरो ले सकते हैं, अगर हम रिएक्टेंट्स ही नहीं लेंगे तो कोलिजन ही नहीं होगा, कोलिजन ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से आएगी? एग्जैक्टली। और आधा एटम कुछ भी नहीं ले सकते हम, आधे एटम की तो हम बात कर नहीं सकते। ओके चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े आगे। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस आते हैं। आपको बेसिकली 2 ही देखने को बोलेगा, 2 से ज्यादा नहीं। तो आप मॉलिक्यूलरिटी अगर देखोगे सो दैट इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी और नॉट? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। मैंने हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, दोनों को कंबाइन किया, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे अमोनिया मिला। तो बेसिकली मैंने 2 रिएक्टेंट्स को लिए ना, तो मुझे दिख रहे हैं ना मैंने 2 रिएक्टेंट्स लिए। रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करे ना करे, लेकिन मैंने तो लिए ना। तो मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर क्या था बेटा? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंट से पता किया जाता है ना, एक्सपेरिमेंट से पता किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी फ्रैक्शन और जीरो। यस, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता भाई? कुछ होगा ही नहीं, माइनस में थोड़ी कोई चीज लूंगी, नहीं हो सकता। ठीक है, इट कैन बी ऑल। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया कि यू कैन नॉट कैलकुलेट फॉर मोर देन 3 नॉट पॉसिबल। मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट पॉसिबल फॉर मोर देन 3, नॉट पॉसिबल, नॉर्मल। reactants and in the case of order का क्या कर सकते हैं भाई? ऑर्डर के केस में हम जैसे एक ही लेते हैं, 2 3 की तो बात ही छोड़ो, है ना। ऑर्डर हम 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ऑर्डर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपका कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। ऑर्डर कहता है भाई आओ हम देखेंगे तुम पे रेट डिपेंड करता है कि नहीं करता, ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई। सो इट कैन बी, मैं नॉर्मल लिख रही हूँ शॉर्टकट में, समझाने के लिए मैंने समझाया है, ठीक है। सो इट कैन बी मोर देन 3 एज वेल, ठीक है। चलो इरेज कर दूं, 1 2 3। तो ये बात हो गई मॉलिक्यूलरिटी की और ऑर्डर की।
अब हम चलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। एक प्रेशर का कॉन्सेप्ट था फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, जिसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगी, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, डायरेक्ट यूज करोगे आंसर आएगा। चलो, तो अभी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटा? स्यूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। मतलब इसमें कुछ तो गबला है, गारंटी के तौर पे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है जरा देखिए। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ना तो ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, सब कुछ और ही है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, तो है क्या ये? तो हमने देखा एस्टर की हाइड्रोलिसिस, इसका पूछा जाता है कि आपको एग्जाम्पल लिखना होता है। एस्टर हाइड्रोलिसिस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, या फिर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर सकते हो आप। एस्टर क्या होता है? CH3COO ग्रुप, जिसमें 2 ऑक्सीजन आए, एस्टर होता है वो। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिडिक कंडीशन में मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ, तो बनेगा क्या बेटा? एसिडिक कंडीशन में मैं तो, लेकिन हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ एसिडिक कंडीशन में, तो डालूंगी क्या इसके साथ? पानी। ओके, H3O+ लिख दिया था मैंने डायरेक्ट यहाँ पे, तो वो भी सही है। मैं वाटर को अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना है आपको, ठीक है। तो बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है एस्टर के? एसिड और अल्कोहल। तो यहाँ पे जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो मॉलिक्यूलरिटी तो यहाँ पे 2 दिख रही है ना, एक ये पानी, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एसिड जो आप यूज करते हो वो तो कैटलिस्ट की तरह यूज करते हो, ठीक है, तो उसको आप काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी जो है मुझे वो कितनी दिख रही है? 2। कितनी दिख रही है बेटा? मॉलिक्यूलरिटी 2। अब सबने बोला ऑर्डर भी 2 दिखना चाहिए, लेकिन इसके नाम से क्या पता चल रहा है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ऑर्डर भी 2 होना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर किस चीज पे डिपेंड करता है, कि कौन से पार्ट में कितना चेंज आ रहा है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करती हूँ तो कितना चेंज आता है रेट पे, वो बताता है ऑर्डर। तो यहाँ पे जो पानी होता है बेटा, हम उसे डालते हैं एक्सेस में। अब कोई चीज अगर आप एक्सेस में डाल रहे हो कोई चीज आप एक्सेस में डाल रहे हो, तो क्या आपका रेट उस चीज पे डिपेंड करेगा? एक्सेस में डालते हैं, हम उसको 1 मान के चलते हैं, मैक्सिमम हम 1 वैल्यू रखते हैं, मैक्सिमम 1, ठीक है। सो 1 मतलब एग्जैक्टली रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। 1 मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर जो लिखते हैं, जो अगर आप मैं लिखूं रेट, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नथिंग बट दिस एस्टर ओनली। सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, क्योंकि हम वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसको, प्योर है ना ये, तो उसको हम 1 मान के चलते हैं। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 मान के चलते हैं, क्योंकि ये एक्सेस में डाल रहे हैं हम। अगर कोई चीज आप एक्सेस में डाल रहे हो, जब तक आप डालोगे नहीं तब तक इसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कैसे उस पर डिपेंड करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकती ना, इसीलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। तो कहने को ये सेकंड ऑर्डर दिखाई देता है, लेकिन आपका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एस्टर पे। कितना एस्टर डालोगे उसी पे डिपेंड करेगा आपका रेट। क्लियर? तो यहाँ पे इसे कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, क्या ये बात समझ में आ गई है? तो एक लास्ट मेरा बस प्रेशर का मैं आपको फॉर्मूला देती हूँ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी काइनेटिक्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो